Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic of this unit is E by M of an electron. So here is the today topic E by M of an electron. बच्चों E by M ये दो क्वांटिटीज़ की रेशो है. E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और M का मतलब है इलेक्ट्रॉन की मास. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की E बाई M ही कैलकुलेट की गई थी, यानी जो चार्ज और मास की रेशो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड हुई, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड किया गया और एट द एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट की गई. लेकिन अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी जदीद टेक्निक्स हैं जिससे हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मास डायरेक्टली विद परफेक्ट एक्यूरेसी डिटरमिन कर सकते हैं. सो E मीन चार्ज ऑन एन electron which is 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम. न्यूमेरिकली मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मैग्नीट्यूड लिखी है. वैसे तो बच्चों आप तमाम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव होता है और उस नेगेटिव साइन को यहाँ पर रखते हैं. ये जो माइनस है ये माइनस बच्चों इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नहीं है, ये तो माइनस इस 10 की नेगेटिव पावर को शो कर रहा है. यानी हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है और जब किसी बहुत स्मॉल क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 की नेगेटिव पावर्स के साथ लिखते हैं. तो इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. प्रोटॉन का जब चार्ज लिखते हैं तो फिर भी 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम ही लिखते हैं. यहाँ पर फिर प्लस का साइन मौजूद होता है. लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखेंगे तो न्यूमेरिकली तो वैल्यू 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम ही लिखी जाएगी, लेकिन माइनस साइन अगर लगाते हैं तो इट मीन्स ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के चार्ज की अमाउंट को शो करता है. अब E का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. आप पढ़ कर आए हैं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मिलीकॉन्स ने 1909 में फेमस एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है बच्चों, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि मिलीकॉन ने परफॉर्म किया था. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो मिलीकॉन ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया था. लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैं बच्चों कह रहा हूँ M मीन्स mass of an electron which is 9.1 10 raised to power minus 31 kg. अब बच्चों ये जो M है ये इलेक्ट्रॉन की मास है जिसको मैंने 9.1 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg लिखा है. तो यहाँ पर अगेन माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज, इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो बहुत स्मॉल होती है और जब हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 की नेगेटिव पावर में लिखा है. बच्चों ये बात ज़हन में रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू मैंने लिखी है ये रेस्ट मास है और रेस्ट मास का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन की वो मास है जो क्लासिकल फिज़िक्स में हम यूज़ करते हैं अंडर द अजम्पशंस दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन एंड ऑब्जर्वर आर इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो दिस इज़ द रेस्ट मास. और जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इस वैल्यू और इस वैल्यू की रेशो है. अब मैंने बच्चों बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की मास है
वो एक्सपेरिमेंटली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मेथड से डिटरमिन की गई। अब वो इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलीकान ने निकाला, लेकिन इससे बहुत पहले E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की थी, और उस वैल्यू को और मिलीकान ने जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1909 में निकाला, इस वैल्यू को आपस में हम मिला के इलेक्ट्रॉन की मैस को इनडायरेक्टली मेजर किया गया। सो हम पढ़ने वाले हैं E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच वाज मेजर्ड बाई या डिटरमिन्ड बाई जे थॉम्सन इन 1897। यानी जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास की रेशो है वो मिलीकान के एक्सपेरिमेंट से 12 साल पहले डिटरमिन की गई। सो जे थॉम्सन डिटरमिन्ड द E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली इन 1897। इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज और मास की रेशो है जे थॉम्सन ने 19वीं सेंचुरी के एंड पे 1897 में एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया। अब बच्चों हम वो ऑपरेटर्स दिखाने जा रहे हैं जिस ऑपरेटर्स की मदद से जे थॉम्सन ने E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन की। द ऑपरेटर्स यूज्ड बाय हिम इज शोन। हम बच्चों आपको वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिखाने जा रहे हैं जो जे थॉम्सन ने लगाई इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की रेशो को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के लिए। द apparatus which is used by J. Thomson in 1897 to determine the charge to mass ratio of an electron. Here is the filament F which heats the cathode C. The heated cathode emit electrons. This emission is known as thermionic emissions. These electrons accelerate towards the anode due to the potential difference V which is applied between the cathode C and anode A. और जब बच्चों एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी V के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट होता है तो हर इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगती है। इससे प्रीवियस टॉपिक में हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पढ़ कर आए विच इज़ रिमाइंड टू यू ओवर हेयर। Whenever a charge particle is projected into the uniform magnetic field, it experiences magnetic force, which is written as Fm. This is the magnetic force in vectorial form, and that is equal to Q into V cross V. अब बच्चों अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फिर हम मैग्नेटिक फोर्स को Q V क्रॉस V लिखते हैं, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो हम इस मैग्नेटिक फोर्स को माइनस Q V क्रॉस B लिखेंगे वेक्टोरियल फॉर्म में जब लिखेंगे। लेकिन न्यूमेरिकली अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों को एक ही वेलोसिटी के साथ एक ही एंगल पे एक ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो दोनों चार्ज पार्टिकल इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ही एक्सपीरियंस करेंगे। अब यहाँ पर माइनस का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। लेकिन हम ये पढ़ कर आए हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर v एंड वेक्टर b, एंड इस डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड बाय अप्लाइंग आइदर राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बच्चों जितने रूल हमने डिस्क्राइब किए थे, चाहे हमने राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्क्राइब किया था या राइट हैंड पाम रूल डिस्क्राइब किया था,
या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने बयान किया था, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था। तो जो डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ कर आए हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन निकालने के रूल हमने पढ़े, जैसा कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यों मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, दिस चार्ज पार्टिकल हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड and when this magnetic field interact with the external magnetic field which is directed into the plane of this board, it means when we project this charge particle perpendicular to this external magnetic field, this charge particle experience maximum magnetic force and its direction is normal to the plane containing v and b. और अगर हम डायरेक्शन निकालें सिंपली बाई अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन योर बुक, this first finger represents the direction of external magnetic field, middle finger is the direction of motion of positively charged particle, thumb will give us the direction of magnetic force. तो अगर हम बच्चों ये रूल यहाँ पर अप्लाई करें, फर्स्ट फिंगर को इनटू द बोर्ड हमने किया है, मिडल फिंगर हमने राइट वर्ड कर दिया है, थंब अपवर्ड है, इट मीन्स इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। बाकी बच्चों आपको पता है कि जब V और B परपेंडिकुलर होते हैं तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगती है और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स QVB होती है न्यूमेरिकली। इन जनरल मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड QVB साइन थीटा होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज की बजाय नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है बट पोलैरिटी इज नाउ रिवर्स्ड। तो जब पोलैरिटी रिवर्स होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लगेगी। अब अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनवर्ड और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं इनटू द सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो अब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स के अपोजिट लगेगी। तो इसका मतलब जो रूल हमने बयान किया था वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए था, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली जो फोर्स होती है वो थंब के अलांग नहीं होती बल्कि थंब के अपोजिट होती है। तो इसलिए यहाँ पर चूँकि हम E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, हम वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने लगे हैं जो जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट होंगे तो उन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन हम अप्लाई फ्लेमिंग रूल ही करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही लगाएंगे, लेकिन थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो नहीं करेगा, मैग्नेटिक फोर्स थंब के अपोजिट होगी नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर b एंड वेक्टर v, यानी v और b दोनों के नॉर्मल ही होगी। अब इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाली फोर्स है अगर मैं उसको वेक्टोरियली लिखूं तो उसको हम यूँ लिखेंगे F(m) दैट इज इक्वल टू -e(v) क्रॉस b। अगर प्रोटॉन होगा तो मैग्नेटिक फोर्स प्लस e(v) क्रॉस b होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो वेक्टोरियली मैग्नेटिक फोर्स -e(v) क्रॉस b होगी। लेकिन न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो फिर इस माइनस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम Fm की वैल्यू e(v)b साइन थीटा लिखेंगे। जब थीटा 90 होगा फोर्स मैक्सिमम होगी। यहाँ पर वो ऑपरेटर्स दिखाया गया है जो जे थॉमसन ने यूज़ किया इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉनों का बीम प्रोड्यूस किया और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर विद कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे हर इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन e(v)b होगी। उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल डाउनवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब के अंदर जाकर यूं क्लॉकवाइज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे विद कैरेक्टरिस्टिक पीरियड विद कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम बच्चों साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जैसा कि पहले बताया था। अब चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन सर्कल में क्यों रिवॉल्व करेंगे,
इस चीज़ को भी कम्प्लीटली डिस्क्राइब करके आए हैं कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी। इसलिए मैंने बच्चों आपको बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल को सिंपली मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंटिन्यूसली चेंज करती है एंड द पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब उस सर्कुलर मोशन या उस इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री से हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ दिस apparatus? Look here, when a narrow beam of electrons moving with constant velocity v be projected perpendicular to the external uniform magnetic field B, each electron experiences maximum magnetic force of magnitude, that is Fm. This is the maximum magnitude of magnetic force, that is equal to EV. अब बच्चों मैंने मैग्नीट्यूड लिखी है, ई के साथ माइनस नहीं लगाया क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। मैंने यहाँ पर साइन थीटा नहीं लगाया क्योंकि थीटा 90 हो तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। मैंने मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखी है जो इस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करेगी जब हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं। सो व्हेन ए नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी बी प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल uniform magnetic, each electron experience maximum magnetic force of magnitude, that is EVB. The direction of magnetic force will be perpendicular to the plane of V and B, so it will change the direction of velocity only, and the electrons undergo uniform circular motion. अब जो हम कह रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉनों पे लगेगी वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। मैं अगर बच्चों उस मैग्नेटिक फ़ोर्स की यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर अगर बच्चों आपको दिखाऊं तो मैग्नेटिक फ़ोर्स यूँ डाउनवर्ड होगी अकॉर्डिंग टू द रूल, और ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगी, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगी। एंड द पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि डायाग्राम में मैं बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको एक सर्कुलर पाथ से आपको, अब ये बच्चों इलेक्ट्रॉनों का एक बीम है जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा और इसकी जो डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल यूँ ये एंड यूँ क्लॉकवाइज ये इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो करेंगे। ये मैंने आर्क से इलेक्ट्रॉनों की रोटेशन की डायरेक्शन को शो कर दिया है ताकि आप इलेक्ट्रॉनों का जो पाथ है उसको इजीली स्टडी कर सकें। अब सपोज़ करते हैं
हर इलेक्ट्रॉन की मास m है और जो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं उस सर्कुलर पाथ का रेडियस सपोज करें वो r है। मैंने इस सर्कुलर पाथ के रेडियस को स्मॉल r लिख दिया। लेट m इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देन द सेंट्रीपिटल force required to an electron is F C की मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो दैट इज़ mv² ओवर r। अब जो किसी भी पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है विच मस्ट बी नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑफ द particle, that it must be equal to mv² over r. Here m is the mass of the particle which is undergoing uniform circular motion, v is the speed of particle, r is the radius of circular path. So here this force is provided by the magnetic force। चूँकि magnetic force velocity के परपेंडिकुलर है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होती है, तो इलेक्ट्रॉनों को जो सर्कुलर पाथ पे लेके जाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड या दैट इज़ नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। सो कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट द रिजल्ट। सो कंपेयरिंग इक्वेशंस, कंपेयरिंग 1 एंड 2। इस इक्वेशन को अगर बच्चों 1 लिखा जाए, इस इक्वेशन को अगर 2 लिखा जाए, दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करें तो यू कैन राइट एफ एम मीन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। वी कैन राइट ई वी बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड mv² ओवर r मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी इधर इस स्क्वायर से अगर हम कैंसिल कर दें तो E डिवाइडेड बाई m अगर कैलकुलेट कर लें, ये m इधर ले आएँ तो E बाई m आ जाएगा, b उस साइड पे ले जाएं तो v डिवाइडेड बाई b इक्वेशन। अब बच्चों इस इक्वेशन को देखें, अगर हमें इलेक्ट्रॉनों का ये जो सर्कुलर पाथ है, अगर हमें इस सर्कुलर पाथ का रेडियस पता चल जाए, इलेक्ट्रॉनों को जिस वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया है उसकी मैग्नीट्यूड पता चल जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों की स्पीड पता चल जाए, और ये वैल्यू इधर लगा दें क्योंकि b तो बच्चों नोन है, तो अगर इन दोनों वैल्यू को किसी तरीके से डिटरमिन कर लें इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो निकल सकती है।